पाकिस्तान में भारत के उच्चायुक्त रहे अजय बिसारिया ने एक किताब लिखी है जिसका शीर्षक है एंगर मैनेजमेंट द ट्रबल्ड डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। अजय बिसारिया ने इसमें भारत के बालाकोट हमलों के बाद की कूटनीतिक स्थिति को लेकर कई खुलासे किए हैं। उनसे बातचीत की हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर अखिलेश शर्मा ने। नमस्कार, इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। हमारे साथ है पाकिस्तान में भारत के उच्चायुक्त रहे अजय बिसारिया जी, जिनकी एक नई किताब अभी आई है और इसको लेकर काफ़ी चर्चा है। इसमें भारत पाकिस्तान के रिश्तों को लेकर कई महत्वपूर्ण बातें सामने आई हैं और ख़ासतौर से पुलवामा हमले के बाद जिस तरह से बालाकोट में भारत ने स्ट्राइक की थी और उसके बाद भारत पाकिस्तान के बीच के रिश्ते किस तरह कड़वाहट भरे हो गए थे, उसको लेकर के भी विस्तार से चर्चा की गई है। अजय बिसारिया जी हमारे साथ हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पर। सर, सबसे पहले शुरुआत इसी बात से करेंगे कि जो किताब का टाइटल है एंगर मैनेजमेंट, आपको लगता है कि इस एंगर का मैनेजमेंट हो चुका है या आगे भी इस तरह की अगर घटनाएं होंगी तो एक बार फिर से भारत का जो एंगर है, गुस्सा है, वो देखने को मिल सकता है? देखिए, ये जो गुस्सा है ये रिलेशनशिप में रहा है और कई रिलेशनशिप्स में रहता है। और जो बात कही गई है टाइटल से, एक मैं नहीं चाहता इसको बहुत ज़्यादा स्ट्रेच करके लिटरली लिया जाए कि इस रिलेशनशिप में हमें मैनेजमेंट की आवश्यकता है। मतलब कि जो रिलेशनशिप है, जो गुस्सा है, उसको हम ये ना मान के चलें कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब रिजॉल्व हो जाएगा, मगर इसे मैनेज किया जाए कूटनीति द्वारा, डिप्लोमेसी द्वारा। तो अपने जो इंटरेस्ट हैं उनको ध्यान में रख के हम आगे बढ़ें और जो क्रोध एकदम से उत्पन्न हो जाता है उसमें ना बहें। जब बात कूटनीति की आती है और कहा जाता है कि कूटनीति से सारे मसले हल करने का प्रयास होना चाहिए और सैनिक कार्रवाई जो वो एक अंतिम विकल्प हो, लेकिन हमने देखा था जब मुंबई हमले हुए तब भी कूटनीति का बड़ा सहारा लिया गया। कह दिया गया कि कई तरह के जो समझौते थे, रिश्ते थे, उन्हें हमने तोड़ने की बात कही, लेकिन उसके बाद भी तो हमले होते रहे। और क्या वो प्रतिक्रिया तब सही थी? क्या भारत अगर तब वैसे ही कार्रवाई करता जैसा बाद में किया उसने उड़ी में, पठानकोट के बाद या फिर पुलवामा के बाद, तो शायद ये बाद वाले हमले नहीं होते? नहीं, ये ठीक बात है, क्योंकि हमारे पास पॉलिसी मेकर्स के पास अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। कूटनीति एक इंस्ट्रूमेंट है और जिसको हम इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा हमारे पास कड़ी कार्रवाई करने का भी ऑप्शन है। तो हर समय पे हमको ये निर्णय लेना होगा कि इस समय पे या इस घटना पे क्या लागू होता है, तो उस हिसाब से हमको आगे बढ़ना होगा और एक या दूसरे पे बहुत सी ज़्यादा रिलाय करना ठीक नहीं। आप बहुत अनुभवी डिप्लोमेट हैं, आपके हिसाब से इसमें क्या महत्वपूर्ण भूमिका होती है? जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उसकी कॉल, उसका डिसीजन का ये बहुत मैटर करता है? देखिए, भारत में तो पॉलिटिकल लीडरशिप का ही रोल सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक हम डेमोक्रेसी हैं और डेमोक्रेसी में जो इलेक्टेड लीडरशिप है वो फैसला करती है खासकर कि पाकिस्तान नीति का, विदेश नीति का। मगर जो नट्स एंड बोल्ट्स हैं, जो छोटे छोटे उसके जो उपाय हैं, वो हमारे कूटनीतिज्ञ, हमारे डिप्लोमेट्स उन पे निर्भर है, जो ज़मीन पर बने हुए हैं, ऑन द ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं, वो कुछ सुझाव दें और उसे इम्प्लीमेंट करें। तो इसी तरह से जिस तरह से आपके डोमेस्टिक किसी स्थिति में बना होगा कि जो अधिकारी हैं वो नीति का पालन करें, उसी तरह से डिप्लोमेसी में भी हम एक नीति जो बन जाए उसको ज़मीन पर कैसे लागू किया जाए उसके फैसले करते हैं। अगर हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें, जब 2014 में उन्होंने सत्ता संभाली थी तब उनका जो शपथ ग्रहण समारोह था, हमने देखा कि नवाज शरीफ समेत तमाम जो सार्क देशों के प्रमुख थे उन्हें आमंत्रित किया गया था। खासतौर से नवाज शरीफ को बुलाने पर बहुत ज़्यादा उत्सुकता लोगों में थी कि शायद भारत पाकिस्तान के जो रिश्ते अब एक नए अध्याय की ओर बढ़ रहे हैं। बाद में जिस तरह से खुद पीएम मोदी लाहौर में गए, शादी के दौरान नवाज शरीफ के घर पर गए, वो भी एक तरह का सरप्राइज़ था। डिप्लोमेसी में इस तरह की बातें अमूमन बहुत ज़्यादा बैकग्राउंड तैयार करने के बाद होती हैं। लेकिन फिर जो रिश्ते पटरी से उतरे, आपको लगता है उसके पीछे क्या भूमिका रही? इमरान खान आए, कह रहे थे कि नया पाकिस्तान होगा। किस तरह के एलिमेंट्स थे जो इस पूरे रिश्ते को पटरी से उतारना चाह रहे थे? देखिए, ये सब कुछ कदम होते हैं
एक लक्ष्य की ओर आप बढ़ रहे हैं, उसमें कुछ कदम होते हैं, आपकी नीति है, उस हिसाब से आप उन कदमों को लेंगे। मगर ये एक्सपेक्ट करना कि एकदम से सब कुछ बदल जाएगा एक बड़े जेस्चर आपने किया उसके द्वारा, तो वो ठीक नहीं है। तो एक एक कदम लेके हम आगे चल रहे थे, एक नीति बनी थी, मगर इसमें कई सारे वेरिएबल्स हैं। कुछ हो गया, कुछ हादसा हुआ, कुछ टेररिज्म हुआ, तो स्थिति में बहुत परिवर्तन हो जाता है। तो कोशिश हमेशा जारी रहती है, मगर स्थिति किस तरह से बदल रही है उसको भी ध्यान में रखना होता है। आपकी पुस्तक में मैंने पढ़ा है कि आपने कुछ इस तरह के तत्वों की ओर इशारा भी किया, जैसे कि तब अब्दुल बसीत हुआ करते थे, भारत में पाकिस्तान के उच्चायुक्त थे। जब भी कोई एक अच्छी पहल होने की बात होती थी भारत पाकिस्तान के बीच में, तो वो हुर्रियत वालों को अपने साथ बुला लेते थे, उनके साथ मीटिंग कर लेते थे और फिर वो पहल रुक जाती थी। तो ये इस तरह के लोग तो हैं जो नहीं चाहते हैं कि भारत पाकिस्तान का रिश्ते, और ये बात खुद उन्होंने लिखी है आपकी किताब के हिसाब से। जी, तो उनकी एक किताब है, आप उसको देखें, उसका नाम है हॉस्टिलिटी। तो कभी कभी क्या होता है कि किसी सिस्टम में एक इंडिविजुअल होता है, वो कहता है कि मैं अपनी सरकार की नीति से सहमत नहीं हूँ और मेरे विचार में देश के हित में ये है कि हमें इस दिशा में जाना चाहिए, उस दिशा में नहीं। तो बासित साहब उनमें से एक थे जिनको लगा कि उनके देश की जो नीति उनको समझाई जा रही है, जिस पे उनको पालन करना चाहिए था, वो ठीक नहीं है, उनको अपना कुछ और करना है। और पाकिस्तान में भी, जैसे आप जानते हैं, अलग अलग पावर सोर्सेज हैं, आर्मी के बारे में बात हो सकती है, सिविलियंस के बारे में। तो कभी कभी कुछ अधिकारियों को लगता है कि शायद हम आर्मी से अपनी डायरेक्शन लें और फौज के इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करें, और सिविलियंस ये गलती कर रहे हैं उनका नहीं करें। तो मेरे ख्याल से उन्होंने यही गलती करी अपने टेन्योर दौरान। आपकी पुस्तक की एक बहुत ज़्यादा चर्चा जिस बात को लेकर के हो रही, वो है कत्ल की रात को लेकर, जो बात खुद पीएम मोदी ने बाद में जनसभा में कही थी। 27 फरवरी 2019 की ये बात है, जब विंग कमांडर अभिनंदन जो है वो पाकिस्तान में पकड़े गए थे और उनको छुड़ाने के लिए ये जो चेतावनी दी गई थी, ये पूरा वाकया क्या हुआ था? रात को आपको फ़ोन भी आया था, वो पीएम मोदी से बात करना चाहते थे लेकिन वो उपलब्ध नहीं थे, आपने स्पष्ट कहा। ये सारा घटनाक्रम क्या हुआ था, अगर आप बता सकें कि उस रात क्या हुआ था, किस तरह से मिसाइलें तैनात कर दी गई थी और भारत किस हद तक जाने को तैयार था अपने नागरिक को वापस लाने के लिए? देखिए, मैंने किताब में वो लिखा है जिसकी मुझे जानकारी थी, और वो है कि इसके इर्द गिर्द क्या कूटनीति हुई, क्या डिप्लोमेसी हुई। और बात मैंने करी है क्रेडिबल थ्रेट ऑफ फोर्स की, एक कोअर्सिव डिप्लोमेसी की, कि आप इस तरह की कूटनीति करें कि सामने वाले को लगे कि आप सीरियस हैं और आप कोई कड़ी कार्रवाई करने को तैयार हैं। तो एक क्रेडिबल थ्रेट ऑफ फोर्स उस समय था कि ये मिसाइल्स इंडिया एस्केलेट करेगा और मिसाइल्स पाकिस्तान में जाएंगे। 9 मिसाइल की बात है, मुझे खुद जानकारी नहीं कि एग्जैक्टली कितनी मिसाइल्स थी, मगर ये बात, और ये पाकिस्तान में हुई, और इस बात ये वहाँ के जो डिप्लोमेट्स थे, यूएस के, यूके के, उन्होंने भी उनके फॉरेन ऑफिस से बात करी। तो जो मुझे कॉल आया अपने काउंटर पार्ट का, जो उच्चायुक्त थे पाकिस्तानी सोहेल महमूद साहब, जो उस समय अपने देश में थे, इस्लामाबाद में थे, तो एक प्रस्ताव था कि इमरान खान प्रधानमंत्री मोदी से उस समय बात करें, और आधी रात का समय था। तो मैंने चेक किया उस समय, और मैंने वापस उनको कहा कि इस समय तो प्रधानमंत्री नहीं मिल सकते, मगर आपको जो बात कहनी है आप मुझे कहें, मैं आगे उसको ज़रूर पहुंचा दूंगा। तो ये जो किस्सा है ये हमें बताता है कि उस समय मामला सीरियस था, कि कुछ होने का डर था, और पाकिस्तान की समझ में कुछ होने का डर था, और जो आउटकम हमें चाहिए था वो था कि विंग कमांडर वर्तमान अभिनंदन वापस आए, और ये आउटकम हासिल हुआ। तो मैं ये कहता हूँ कि ये एक
जो कूटनीति थी वो सक्सेसफुल रही और उसके द्वारा ये हुआ मुमकिन कि हमारे पायलट वापस आए। जो पाकिस्तान की आतंकवाद को बढ़ावा देने की नीति है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, जिस पे कि इंडिया हमेशा इसको पिन पॉइंट करता रहा है, आपको लगता है कि ये जो बालाकोट में स्ट्राइक हुई, उड़ी के बाद जो सर्जिकल स्ट्राइक किया गया, इससे क्या कुछ लगाम लगी है? क्योंकि आपने एक घटना का और भी जिक्र किया जिसमें यह कहा गया कि आईएसआई की ओर से ये भारत को सूचना दी गई थी कि जम्मू कश्मीर में जो अलकायदा वो एक हमला कर सकता है। तो ये तो एक स्टेप आगे जाके हुआ कि वो आईएसआई जिसके ऊपर ये हमेशा कहा जाता है कि वो भारत में हिंसा फैलाने में, आतंकवाद को बढ़ाने में एक भूमिका निभाता है, वो खुद आगे रह करके चेतावनी दे रहा है भारत को। तो मेरा ये इसमें कहना होगा कि जो एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक हुए, जो हमारे उरी और बालाकोट के पुलवामा के बाद, उरी और पुलवामा के बाद जो हमने कार्रवाई की, उसका एक पॉजिटिव इफ़ेक्ट हुआ कि पाकिस्तान को समझ में आ गया कि भारत अब टेररिज्म के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगा। और एक इसका पहलू ये है कि पिछले 5 साल में कोई बहुत बड़ी घटना नहीं हुई, हालांकि छोटी घटनाएं हो रही हैं, ये समाप्त नहीं हुआ है मगर कमी हुई है आतंकवाद में। और ये मैं कहूँगा कि ये इस नीति की एक सफलता है। जो गीदड़ भपकी बार बार पाकिस्तान की ओर से दी जाती है न्यूक्लियर आर्सेनल की, न्यूक्लियर हमले की, उस वक्त भी आपको याद होगा कि जब ये तनाव हुआ था तब भी कुछ इस तरह की बातें उनके ऐसे लोगों द्वारा की गई थी जो कि बहुत जिम्मेदारी वाले पद पर बैठे हुए थे। आपको लगता है कि ये एक ऐसी चीज़ इसका कि ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है? इस बात पे काफ़ी चर्चा होती है और काफ़ी सोच विचार भी होता है भारत के अंदर। और एक हम दोनों देश एक न्यूक्लियर इन्वायरमेंट में हैं 1998 से, और ये तो मानना होगा। बात ये होती है कि किस स्तर पे आपका कन्वेंशनल रेल्म है वो समाप्त होता है और न्यूक्लियर रेल्म शुरू होता है। तो इसको जानने की ज़रूरत है, ये कहाँ रेड लाइंस हैं उसको जानने की ज़रूरत है। तो अब जो हुआ है कि हम और या भारत ने ये कहा है कि टेररिज्म के खिलाफ हम कन्वेंशनल या सब कन्वेंशनल स्पेस में कार्रवाई कर सकते हैं, इसमें न्यूक्लियर का सवाल नहीं उठता। तो हम एक न्यूक्लियर रिस्पॉन्सिबल देश हैं और हमें आशा है पाकिस्तान भी रहेगा, मगर आतंकवाद के खिलाफ जो कार्रवाई होगी उसमें न्यूक्लियर इश्यूज़ का सवाल उठता नहीं। सर, जाते जाते कुछ 2-4 प्रश्न आखिर में आपसे कि एक तो पिछले 10 साल में आप भारत की डिप्लोमेसी में क्या परिवर्तन देख रहे हैं अंडर द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी? बिकॉज पहले ये कहा जाता था कि भारत पाकिस्तान हाइफेनेटेड थे, कोई भी बाहर से आते थे वो पहले पाकिस्तान जाएंगे या पहले भारत आएंगे, फिर पाकिस्तान जाएंगे या फिर भारत आएंगे। तो ये जो डिहाइफिनेशन हुआ है भारत पाकिस्तान, इंडो पाक करते करते सुनते सुनते कान पक चुके थे। अब भारत जो है एक अलग अपनी स्टैंडिंग, ग्लोबल स्टैंडिंग ले चुका है और पाकिस्तान की चर्चा उस तरह से नहीं होती जैसे कि आज से 1 दशक पहले, 2 दशक पहले होती थी। ये ठीक बात है, क्योंकि मैं कहूँगा कि जो डिहाइफिनेशन हुआ ये करीब 1999 में हुआ, वाजपेयी जी के समय में। क्योंकि क्या हुआ कि उस समय जब कारगिल का हादसा हुआ तो बिल क्लिंटन ने यूएस में ये थोड़ा सा मीडिएशन किया और कोअर्सिव डिप्लोमेसी करी नवाज शरीफ के ऊपर कि उनको कारगिल से बाहर निकाला जाए। तो मैं कहूँगा कि उस समय से बदलाव आ रहा है। अब क्या फ़र्क हुआ है कि भारत के डिप्लोमेट्स में और कॉन्फिडेंस बढ़ा है। क्यों बढ़ा है? क्योंकि भारत ने तरक्की करी है एक तो, दूसरी जो नीति जो समझाई जाती है या जो नीति का आदेश होते हैं वो साफ है, क्लियर है। तो दोनों चीज़ें बनती हैं, एक कैपेसिटी भी बनती है, एक विल भी बनती है। और जो डिप्लोमेट्स हैं वो उनको ये आश्वासन है कि देश में इतनी ताकत है जिसको वो बाहर रिप्रेजेंट कर सकते हैं और उस कॉन्फिडेंस से बात कर सकते हैं।
पाकिस्तान की आज जो हालात है, हम देखते हैं कि लगातार जो खबरें आती हैं, अर्थव्यवस्था जर्जर स्थिति में है, वहाँ पर पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं, लोगों को खाने पीने की दिक्कत है, और सड़कों पे जब लोग निकलते हैं, बात करते हैं, तो वो भारत की तरक्की को देखते हैं और उससे अपने देश की हालात की तुलना करते हैं, तो कई तरह के सवाल उनके मन में भी उठते हैं। आपको लगता है आज का जो पाकिस्तान है, इसके साथ भारत के रिश्ते कैसे होने चाहिए? देखिए, ये हमारी नीति के लिए एक चुनौती है, क्योंकि पाकिस्तान की अंदरूनी हालत इतनी खस्ता है, इतनी ख़राब है कि इस समय पाकिस्तान में बातचीत करें तो किससे करें, ये एक सवाल हमारे सामने उठता है। पाकिस्तान के अंदर कहा जाता है कि हम एक नाजुक मोड़ से गुज़र रहे हैं, और ये नाजुक मोड़ कई सालों से कहा गया है, और जब ये डिक्टेटर्स पावर में आते हैं वो कहते हैं कि नाजुक मोड़ है। तो उनकी चुनौती है, ये पॉली क्राइसिस का समय है, जैसे कि आर्थिक क्राइसिस तो है ही, उसके अलावा एक राजनीतिक क्राइसिस भी है कि इमरान खान अभी भी जेल में एक्टिव हैं, और नवाज़ शरीफ को पूरा वोट मिलेगा कि नहीं ये पता नहीं। तो जो स्थिति है, इसमें थोड़ी कोहेरेंस तो थोड़ा साफ होए 2024 में, शायद इलेक्शन के बाद, उस समय भारत कुछ फैसले कर सकता है कि हम कैसे आगे बढ़े। मगर एक इसके लिए कंडीशन ज़रूरी है कि आतंकवाद ख़त्म हो, और काफ़ी हद तक कम हुआ है, ये हमें मानना चाहिए, समझना चाहिए। और तो मेरे ख्याल से 2024 में मौके आएंगे। एक और जो चर्चा वहाँ भी हो रही है, यहाँ भी हो रही है, वो है पीओके को लेकर के, क्योंकि आप जानते हैं कि भारत की संसद का प्रस्ताव है, पीओके हमारा हिस्सा है, इसको वापस लाना चाहिए। एक बार फिर से कई क्वार्टर से यहाँ से भी और वहाँ से भी आवाज़ आती है कि शायद ऐसा कुछ हो। आपकी नज़र में ये जो मुद्दा है, ये आगे किस तरह का रुख अख्तियार करेगा? देखिए, ये मुद्दा है और रहेगा। 1994 में, जैसे आपने कहा, भारत के संसद ने एक रेजोल्यूशन पास किया, और ये भारत की पोजीशन बनी हुई है कई दशकों से कि पीओके एक दिन वापस आएगा, और ये हमारी पोजीशन रहेगी। मगर टाइमिंग और ये समय कि कब ये होगा, ये एक अलग सवाल है। इसके लिए हमको बहुत जल्दबाजी में फैसले नहीं करने। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अजय जी, इस तमाम चर्चा के लिए, और आपको अपनी पुस्तक के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत धन्यवाद। नमस्कार।